हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू नॉलेज रिफ्रेश्ड। फ्रेंड्स, आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक नेहरू रिपोर्ट पर डिस्कशन करने वाले हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो नेहरू रिपोर्ट थे उसका आधार क्या था, उसकी सिफारिशें क्या थी और इसका विरोध किस लिए किया गया था, और इसका हम लास्ट में मूल्यांकन भी करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न इस टॉपिक से बनते हैं। तो जैसा कि आप में से बहुत लोगों को पता होगा, 1919 का 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म अधिनियम भी कहा जाता है। उसमें एक प्रावधान था कि 10 साल के बाद भारत में ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वो किस तरह से कार्य कर रहा है और उसमें क्या क्या हमें चेंजेस लाने चाहिए और क्या और कानून बनाने चाहिए, उसको रिव्यू करने के लिए एक समिति का निर्माण करना था। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा साइमन कमीशन का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? साइमन कमीशन का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को रिव्यू करने के लिए। हालांकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में आया था, लेकिन साइमन कमीशन का गठन कब कर दिया गया? 1927 में। और फ्रेंड्स, साइमन कमीशन पर डिटेल में मेरी वीडियो चैनल पे अवेलेबल है। मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप एक बार साइमन कमीशन के वीडियो को देख लें, ताकि आपको नेहरू रिपोर्ट को भी समझने में आसानी होगी और आगे जो सविनय अवज्ञा आंदोलन होंगे भारत में, उसको भी समझने में आसानी होगी साइमन कमीशन को समझने के बाद। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि साइमन कमीशन का गठन कर दिया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म अधिनियम को रिव्यू करने के लिए। लेकिन भारत में इसका विरोध किया गया। विरोध मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया? क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, एक भी इंडियन मेंबर इसमें अवेलेबल नहीं थे। इस वजह से साइमन कमीशन का भारत में हर जगह, लगभग हर शहर में इसका विरोध किया गया। लाहौर हो, चाहे वो कोलकाता हो या फिर लखनऊ हो, सभी जगह विरोध किया। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण लीडर थे हमारे लाला लाजपत राय, उनकी मृत्यु भी हुई थी साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के दौरान, जब उन पर लाठीचार्ज किया गया था। तो जिससे आगे चलकर भगत सिंह ने किस तरह से उनका बदला लिया था, ये फिर कभी हम डिस्कशन करेंगे। तो हम देखते हैं कि किस तरह से साइमन कमीशन ने भारत की राजनीति, जो कि शांत पानी की तरह थी, उस पर पत्थर फेंकने का काम किया। भारत की राजनीति उस समय शांत पड़ी हुई थी, उतना कुछ उछाल नहीं हो रहा था राजनीति में। बट जब साइमन कमीशन आया, एक भी भारतीय नहीं थे इसमें मौजूद, तो भारतीयों ने इसका विरोध करना शुरू किया। तो इसी बीच जब भारतीय विरोध कर रहे थे, तो उस समय भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी कि भारत सचिव लॉर्ड बर्किनहेड ने भारतीयों को ये चैलेंज किया कि आप एक ऐसा संविधान का प्रारूप का निर्माण करके दिखाइए जो सभी लोगों को मान्य हो, तो हम उसको स्वीकार कर लेंगे। तो बर्किनहेड ने क्या चैलेंज किया? उन्होंने चैलेंज किया कि आप संविधान का प्रारूप भारतीयों से मिलकर बनाइए, रूपरेखा तैयार कीजिए, बस मेरी एक शर्त है। वो शर्त क्या थी? शर्त ये थी कि सभी दलों को और हर भारतीय को ये क्या होना चाहिए? सर्वमान्य होना चाहिए। क्योंकि अंग्रेजों को ये अच्छी तरह से पता था कि भारत में एक ऐसा कानून का निर्माण करना जो सभी लोगों को मान्य हो, बहुत ही मुश्किल का काम है। तो इसी वजह से बर्किनहेड ने भारतीयों को चैलेंज किया। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस और जितने भी राजनीतिक दल थे, सभी ने इस चैलेंज को स्वीकार किया और ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई। फर्स्ट ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। कहाँ पे? दिल्ली में। दिल्ली में पहली सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन फरवरी 1928 में किया गया, जिसके अध्यक्ष जो थे एम.ए. अंसारी थे। लेकिन जो पहली ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस का आयोजन दिल्ली में किया गया, उसमें किसी भी तरह का निर्णय नहीं हो सका। लेकिन इसमें कितनी पार्टीज ने भाग लिया था? 29
जो राजनीतिक दल थे उसने भाग लिया था पहली ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में। फिर सेकेंड ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया मई 1928 को। कहां पर? बम्बई में। बम्बई में दूसरे सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसके भी अध्यक्ष कौन थे? M.A. अंसारी। और इसी दूसरे सर्वदलीय सम्मेलन में एक कमेटी बनाई गई, यानी कि एक समिति बनाई गई, जिसके अध्यक्ष कौन थे? चेयरमैन थे मोतीलाल नेहरू, और इसके सेक्रेटरी यानी कि सचिव थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि मोतीलाल नेहरू के पुत्र थे। और इसलिए क्योंकि इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे, तो इनके नाम पर ही इस समिति का जो नाम है वो रखा गया नेहरू समिति। तो नेहरू कमेटी का गठन 1928 मई बम्बई के अधिवेशन में, जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थे, उसमें किया गया। अब हम देखते हैं कि नेहरू कमेटी के मेंबर्स कौन कौन थे। मोतीलाल नेहरू तो अध्यक्ष हो गए, और जवाहरलाल नेहरू इसके सेक्रेटरी थे। अन्य भी सदस्य थे जिसको हम बारी बारी से देखते हैं। तो नेहरू समिति के अन्य जो सदस्य थे, मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू के अलावा, उसमें जो थे महत्वपूर्ण नाम था तेज बहादुर स्प्रू, शोएब कुरैशी, सुभाष चंद्र बोस, G.R. प्रधान, MSNA, अली इमाम एंड मंगल सिंह। ये जो थे ये सदस्य थे नेहरू समिति के। नेहरू जो समिति बनाई गई थी मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, उनके। तो उसके बाद थर्ड ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था 28 अगस्त को। कहां पे? लखनऊ में। तो जब तीसरा सर्वदलीय सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया गया, उसी में नेहरू रिपोर्ट को प्रस्तुत कर दिया गया। यानी कि नेहरू रिपोर्ट को प्रस्तुत कहाँ किया गया? लखनऊ के अधिवेशन में 28 अगस्त को। और इसके बहुत सारे रिकमेंडेशंस थे। आखिर क्या क्या थे रिकमेंडेशंस जो साइमन कमीशन के प्रत्युत्तर में बनाया गया था? वो अगर हम देखें तो इसके जो रिकमेंडेशंस थे, सबसे तो पहला था कि सबसे पहली बार फंडामेंटल राइट की बात की गई थी। फंडामेंटल राइट की बात की गई थी भारतीयों के लिए, जो अब तक कभी नहीं की गई थी। मौलिक अधिकार की बात की गई थी भारतीयों के लिए। समाचार पत्र निकालने के अधिकार की बात की गई थी। भाषण देने की स्वतंत्रता की बात की गई थी। और 21 वर्ष से जितने भी अधिक उम्र के स्त्री और पुरुष थे, सभी को वोटिंग का अधिकार इसमें देने की बात की गई थी। और महिलाओं को, वुमेन को और पुरुषों को समान अधिकार की बात की गई थी कि महिलाओं को भी जो अधिकार मिलने चाहिए, किसके जैसे बराबर मिलने चाहिए? पुरुषों के बराबर मिलने चाहिए। द्वैत शासन जो अब तक चलाया जा रहा था, उसको समाप्त करने की बात की गई थी। उत्तरदायी सरकार यानी कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात की गई थी। सेंटर में भी एज वेल एज स्टेट में भी कैसी सरकार होनी चाहिए? उत्तरदायी सरकार होनी चाहिए। और साथ ही जो, और हालांकि बहुत सारे पॉइंट थे, लेकिन मेन जो भी पॉइंट्स है मैं यहाँ पे आपको डिस्कस कर रही हूँ। तो साथ ही सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति के जगह पे जो संयुक्त निर्वाचन की बात की गई थी पहली बार इस समिति में, जो नेहरू रिपोर्ट थी उसमें पहली बार ये कहा गया कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की जगह संयुक्त निर्वाचन प्रणाली होनी चाहिए, या फिर आप इसको सामान्य निर्वाचन प्रणाली भी कह सकते हैं। अब ये आपके मन में आ रहा होगा कि ये सांप्रदायिक निर्वाचन क्या है और संयुक्त निर्वाचन क्या है। तो जो 1909 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उसमें ये प्रावधान किया गया था कि कुछ सीटें मुस्लिम्स के लिए रिजर्व कर दी जाएगी। सीटें मुस्लिम्स के लिए, जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनके लिए रिजर्व कर दी जाएगी, और वहां पे वोटिंग का राइट भी
वोटिंग का राइट भी माइनॉरिटी को ही मिलेगा, मुस्लिम्स को ही मिलेगा। लेकिन नेहरू रिपोर्ट में पहली बार ये कहा गया कि ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में सीटें रिजर्व कर दी जाए, सीटें रिजर्व हो मुस्लिम्स के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, लेकिन वोटिंग का जो अधिकार है वहां पे सभी लोगों को मिलने चाहिए। यानी कि जितने भी लोग उस जगह पे निवास करते हैं, रहते हैं, 21 साल से अधिक के हैं, सभी को बिना धर्म के भेदभाव के सभी को वो अधिकार मिलना चाहिए। अगर सीट माइनॉरिटी के लिए रिजर्व है, मुस्लिम के लिए रिजर्व है, फिर भी वहां पर वोटिंग का अधिकार सभी धर्म के लोगों को मिलना चाहिए। ये प्रावधान रखा गया था नेहरू रिपोर्ट में। और एक सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान रखा गया था कि डोमेनियन स्टेटस का दर्जा मिलना चाहिए। यानी कि डोमेनियन स्टेटस का दर्जा भारतीयों को मिलना चाहिए। अब आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि डोमेनियन स्टेटस आखिर होता क्या है। तो अगर हम देखें कि अगर हम स्टेट की बात करें, कोई भी स्टेट, कोई भी राज्य की अगर हम बात करें, तो उसमें दो पार्ट्स में अगर हम बांटते हैं, तो एक तो सत्ता होती है और दूसरा होता है कानून का निर्माण, या फिर उसमें क्या होता है, संशोधन। तो जो स्वतंत्र राज्य है पूर्ण रूप से, उसमें सत्ता भी राज्य के लोगों के पास होती है, कानून के निर्माण करने का अधिकार, और उसमें संशोधन करने का अधिकार भी किसके पास होता है, उस देश के लोगों के पास होता है। लेकिन डोमिनियन स्टेटस में क्या होता है कि सत्ता तो उस देश के लोगों को सौंप दी जाती है, लेकिन कानून बनाने का अधिकार और उसमें संशोधन करने का अधिकार किसके पास होता, ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास होता। तो डोमिनियन स्टेटस का उस समय का एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया था और कनाडा। वहां उसे ऑस्ट्रेलिया को और कनाडा को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया गया था। यानी कि ऑस्ट्रेलिया में सत्ता तो ऑस्ट्रेलिया के लोगों के पास थी, और लेकिन कानून बनाने का निर्माण, लॉ बनाने का अधिकार और उसमें अमेंडमेंट करने का अधिकार किसके पास था, ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास था। तो नेहरू रिपोर्ट में भी ऐसे ही शामिल किए गए क्लॉज कि आप हमें भी डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे दो, आप भले ही हमें सत्ता दो, बट कानून बनाने का अधिकार अपने पास रखो। और जब दिसंबर 1928 ईस्वी को, कब, दिसंबर 1928 ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कहाँ पे का आयोजन किया गया, कोलकाता में। उस समय कलकत्ता कहलाता था ये। तो जब दिसंबर 1928 ईस्वी को ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया कोलकाता में, तो नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया गया, भारतीयों के द्वारा ही अस्वीकार कर दिया गया। बर्किनहेड ने क्या चुनौती दी थी, उन्हें चुनौती दी थी कि आप एक ऐसा संविधान का निर्माण करके दिखाइए जो सर्वमान्य होना चाहिए, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता था कि ऐसा करना बहुत मुश्किल है। तो वैसा हुआ भी। 1928 को दिसंबर के अधिवेशन में कोलकाता वाले नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया गया। और अस्वीकार क्यों किया गया, दो गुट आप इसमें दो पॉइंट्स में हम इस पे डिस्कशन करेंगे। एक तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, ये सबसे मेन रहा। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, सांप्रदायिक निर्वाचन में हमने क्या डिस्कस किया पहले कि जो वहां पे जो कैंडिडेट है वो भी माइनॉरिटी से होते और वोटिंग का अधिकार भी किसके पास होता, माइनॉरिटी के पास होता, मुस्लिम्स के पास होता। लेकिन नेहरू रिपोर्ट में ये प्रावधान किया गया था कि भले ही सीटें मुसलमानों के लिए सुरक्षित कर दी जाए, लेकिन वोटिंग का अधिकार किसके पास होना चाहिए, वहां पे रह रही सभी धर्म के लोगों के पास होना चाहिए। तो जिन्ना ने यानी कि मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया। मुस्लिम लीग ने कहा, मुस्लिम लीग का कहना था कि ये हमारे अधिकारों को छीनना हुआ, आप हमारे अधिकारों को छीन रहे हो। और मुस्लिम लीग भी मोहम्मद शफी, जो कि साइमन कमीशन का समर्थन भी कर रहे थे, और आगा खां के गुट में शामिल हो गए, आगा खां के गुट में शामिल हो गए और उन्होंने नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। और आगे चलकर जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांगे भी रखी थी नेहरू रिपोर्ट के बाद ही, जिसमें कि पाकिस्तान का भी जिक्र किया गया था। इस पर मैं फिर कभी डिटेल में डिस्कशन करूंगी। और सेकंड जो पॉइंट था जिस वजह से इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया था, वो था डोमिनियन स्टेटस।
तो नेहरू रिपोर्ट में समिति के ने ये सोचा कि हम अचानक से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कैसे कर सकते हैं, तो पहले हमें जो सत्ता मिल रही है हम सत्ता ले लेते हैं, बाद में कानून बनाने का अधिकार और उसमें संशोधन का अधिकार अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास हो तो कोई बात नहीं। लेकिन जो युवा सदस्य थे कांग्रेस के, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, इन दोनों को यानी कि युवा नेताओं को डोमिनियन स्टेटस वाला जो पॉइंट था वो पसंद नहीं था। जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि अब वो समय नहीं है कि हम अंग्रेजों के अधिराज्य बनकर रहें, डोमिनियन स्टेटस बनकर रहें, कानून बनाने का अधिकार हमारे पास ना हो, हमें क्या चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। तो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग जो है वो कोलकाता अधिवेशन में की गई कांग्रेस के युवा नेताओं के द्वारा, और एक प्रेशर ग्रुप का निर्माण किया गया कांग्रेस के अंदर ही, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, पूर्ण स्वतंत्रता यानी कि डोमिनियन स्टेटस की जगह पर पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि नेहरू रिपोर्ट को भले ही अस्वीकार कर दिया गया हो, लेकिन इसी रिपोर्ट के बाद भारत में जो है वो युवा नेताओं के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेताओं के द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग जोर पकड़ने लगी। तो हम देखेंगे कि आगे चलकर जब दिसंबर 1929 में लाहौर में रावी नदी के तट पर कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ, उसमें जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वतंत्रता की अपनी मांग की, और 31 दिसंबर 1929 को झंडा फहराया गया था पहली बार, और 26 जनवरी को हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भले ही नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया जा सका, लेकिन भारत की राजनीति को एक गति देने का काम नेहरू रिपोर्ट ने जरूर किया था। और साइमन कमीशन जो कि भारत की शांत राजनीति थी उसमें पत्थर फेंकने का काम जरूर किया था, और आगे चलकर पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठी और 26 जनवरी को हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। झंडे भी फहराए जाते थे, और आगे चलकर यही जो अंग्रेजों ने नेहरू रिपोर्ट को खारिज किया, अंग्रेजों ने भी स्वीकार नहीं किया। फिर महात्मा गांधी ने 11 सूत्री अपनी मांगे रखी और सविनय अवज्ञा की शुरुआत हुई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि नेहरू रिपोर्ट भारत की राजनीति में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और अब हम देखते हैं कि इससे मेन क्वेश्चंस क्या बनते हैं। तो इससे जो क्वेश्चंस आते हैं, सबसे पहले तो ये भी आता है कि किस वर्ष इसका गठन किया गया था, कि किस वर्ष इसका क्या हुआ था, गठन हुआ था। नेहरू समिति का गठन किस वर्ष किया गया था, इसके चेयरमैन कौन थे, एंड सेक्रेटरी कौन थे। बहुत बार कंफ्यूजन भी होता है, इसके चेयरमैन मोतीलाल नेहरू थे, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, और सेक्रेटरी कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि साइमन कमीशन के प्रत्युत्तर में कौन सी समिति बनाई गई थी। तो साइमन कमीशन के प्रत्युत्तर में कौन सी समिति बनाई गई थी, नेहरू समिति बनाई गई थी। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और एक और महत्वपूर्ण बात ये भी है कि मैं आपको जरूर ये कहूंगी कि एक बार आप साइमन कमीशन की वीडियो को जरूर देखिए, जिससे कि आपको नेहरू रिपोर्ट को भी समझने में आसानी होगी, और आगे चलकर जो हम डिस्कस करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट, उसको भी समझने में आसानी होगी, क्योंकि साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट, इन दोनों के बाद ही कांग्रेस के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी, जो भारत की राजनीति में अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। किस तरह से महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ा था, उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में कभी चर्चा करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक्स।